नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज हम हिंद प्रशांत महासागर को लेकर करने वाले हैं। दरअसल भारत के साथ 50 के आसपास देश जो है एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के मायने क्या हैं? भारत के 2 वॉरशिप जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ भारत की तरफ से पनडुब्बियां और नौसेना की जो ताकत है वो भी इसका हिस्सा होगी। अमेरिका इसमें मौजूद होगा, जापान साथ में होगा, ऑस्ट्रेलिया साथ में होगा। कहें तो क्वाड के चारों ही देश इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। लेकिन जिस हिसाब से चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और जिस प्रकार से पिछले 1 दशक में चीन हिंद प्रशांत महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहा है, उसने क्या वाकई में हिंदुस्तान सहित अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं? इसको आगे डिकोड करने की आज कोशिश की जाएगी। अलग अलग एंगल से हर पहलू को समझा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर भी कि कौन है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या वाकई में नवाज शरीफ जो हैं उसके ऊपर जनरल मुनीर ने हाथ रख दिया है, और क्या सच में ही बिलावल भुट्टो के ऊपर अमेरिका ने हाथ रख दिया है? अब इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि क्यों हमने ये बात कही कि नवाज शरीफ के ऊपर जनरल मुनीर का हाथ तो बिलावल भुट्टो के ऊपर अमेरिका का हाथ। इस पर भी डिटेल से आगे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगा जवाब। मिलान एक्सरसाइज में दिखेगी भारत की ताकत। भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लेंगे हिस्सा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेवी भी होंगी शामिल। हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगा जवाब। मिलान एक्सरसाइज में दिखेगी भारत की ताकत। भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लेंगे हिस्सा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेवी भी होंगी शामिल। हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगा जवाब। मिलान एक्सरसाइज में दिखेगी भारत की ताकत। भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लेंगे हिस्सा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेवी भी होंगी शामिल। हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगा जवाब। मिलान एक्सरसाइज में दिखेगी भारत की ताकत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नेवी भी शामिल होंगी। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। एक्सरसाइज मिलान, चीन परेशान। 19 से 27 फरवरी तक यह अभ्यास होगा। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत होंगे शामिल। 20 युद्धपोत और सबमरीन लेंगे हिस्सा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस ऑपरेशन का अभ्यास किया जाएगा। 50 देशों की नौसेना लेगी हिस्सा। 1995 में शुरू हुई थी मिलान एक्सरसाइज। समुद्र में चीन की चुनौती, यह समझना जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास 50 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर, 43 फ्रिगेट और 80 के आसपास सबमरीन। 2014 में अमेरिका से नेवी के मामले में चीन आगे निकल चुका है, लेकिन 2040 तक ब्लू वाटर पर चीन राज करना चाहता है। एक एंगल और भी है कि क्या 2027 तक ताइवान पर चीन हमला करेगा। कई सवाल हैं। ये एक्सरसाइज उस वक्त हो रही है जिस वक्त नेटो की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका थोड़ा सा नेटो से हटकर कदम उठा रहा है, या कहें कि एक पहल जो अमेरिका करता था नेटो में, वो पहल अमेरिका की तरफ से नेटो में नहीं हो रही है। तो क्या अमेरिका चीन को बैलेंस करना चाहता है? यह शायद आज की चर्चा का सबसे अहम सवाल होगा जिसमें हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। कमांडर भूषण दीवान हैं सर, जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर समय दिया आपने। थोड़ी देर में संजीव श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन
संजय कुलकर्णी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। एक्सरसाइज मिलान की शुरुआत होने वाली है। ये उस वक्त काफी अहम हो जाता है जिस वक्त हम रेड सी के अंदर भी देख रहे हैं, हिंद प्रशांत महासागर के अंदर भी देख रहे हैं कि कैसे जो है चीन काफी ज्यादा एक्टिव है। उस लिहाज से इस एक्सरसाइज के क्या मायने होने वाले हैं, और भारत के अगर 2 वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हिस्सा ले रहे हैं तो एक क्या संदेश भारत ने देने की कोशिश की है सर? धन्यवाद राजेश। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से खासकर हिंद महासागर में एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, आपने जैसे ठीक कहा, इजरायल और हमास के युद्ध को देखते हुए जिस प्रकार से रेड सी में हरकत हो रही है और नॉर्मल जो अपने मर्चेंट शिप्स हैं उनको इजाजत नहीं दी जा रही, इस प्रकार से हिंद महासागर में तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। और हमेशा मैं कहूंगा कि जितने भी लोकतंत्र देश हैं वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और जो लॉ ऑफ सी है उसको एडहेयर करें और सबको इसके मद्देनजर चलते रहें। उसको देखते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो मिलान एक्सरसाइजेज जो 1995 में शुरुआत हुई, बाइनियल एक्सरसाइजेज होती है। पिछली बार जब 2022 में हुई उस वक्त तकरीबन 39 देशों ने भाग लिया। अब 50 देश भाग ले रहे हैं, 20 उनके भी युद्धपोत भाग लेंगे। एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्वाड के चारों सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान सारे के सारे इसमें भाग ले रहे हैं। ये सिर्फ यही नहीं कि किसी के बरखिलाफ की कार्रवाई है, ये पहले से होता आया है। और इसमें खासकर एंटी पायरेसी हुआ, कंपैटिबिलिटी हुआ, एक दूसरों के समझने की जो चीजें होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कोई भी, क्योंकि हिंद महासागर में बहुत जरूरी है कि जो भी मतलब जो रूल्स हैं बिल्कुल सी के उसको एडहेयर किया जाए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई दूसरा दखलंदाज ना करे। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीन और फिलीपींस के बीच में किस प्रकार से युद्धपोत जो है आसपास उनके कोस्ट गार्ड के शिप एक दूसरे से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में चीन जो है सोचता है कि उसका बैक वाटर्स है, 80% उसके ऊपर उसने घेराबंदी कर रखी है, बाकी देशों के साथ उसका एक तरीके से खटपट चल रही है। तो ये सबको देखते हुए और जिस प्रकार से अब इंडियन ओशन में भी चीन, जिस प्रकार से आपने देखा कि मालदीव में किस प्रकार से वो अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से जिबूती में उसने अपना बेस बना के रखा है। तो इस सबको देखते हुए और चीन की एक विस्तारवाद नीति को देखते हुए बहुत जरूरी है कि सब देशों ने मिल करके यकीन करना है कि कम से कम ये जो मर्चेंट शिप्स जाते हैं, ये जिसके ऊपर कोई दूसरा इसके ऊपर रोक टोक ना करे, उसको मद्देनजर रखते हुए और चीन को ये दिखाने के लिए कि वो अपनी मनमानी और अपना विस्तारवाद अपने तरफ रखे और पूरे विश्व को धमकी देने की कोशिश ना करे। इस विचारधारा से मुझे लगता है जब ये 50 देश, उनमें अधिकतर सारे के सारे लोकतांत्रिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। एक साफ मैसेज भी होगा। मैं आता हूं सर फिर आपके पास, लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, 20 युद्धपोत, सबमरीन, INS विक्रमादित्य, विक्रांत हिस्सा लेंगे। भारत की जो नेवी है क्या कुछ इस अभ्यास से सीखने जा रही है और क्या कुछ दुनिया को सिखाने जा रही है? एक चीज बड़ी अहम है कि जिस प्रकार से रेड सी में इंडियन नेवी ने एक्शन लिए हैं, वो बताने के लिए काफी है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके पास वो हौसला भी है, वो इरादे भी हैं कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं। बिल्कुल राजेश जी, इसको अगर सामरिक तरीके से देखें आप तो दुनिया का 60% ट्रेड जो है इंडियन ओशन से जाता है। ठीक सर, जिसे अभी इंडो पैसिफिक ओशन कहते हैं। और 80% दुनिया का ऑयल ट्रेड जो है इंडियन ओशन से जाता है। और इंडियन ओशन रिम में 20 कंट्रीज हैं, आती हैं। सवाल ये है कि अभी तक अमेरिका का पूरे दुनिया में एक छत्र राज रहा है जी। जिस एक छत्र राज को अभी चीन चुनौती दे रहा है, उस चुनौती देने के लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका काफी इंटरेस्ट ले रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और ये एक्सरसाइजेज जो है इंडियन नेवी जो है कम से कम 17 तो बायलैटरल एक्सरसाइजेज एवरी ईयर करती है और 20 मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करती है। ये पुरानी ट्रेडिशन है जी। अभी आपका सवाल, और इंडियन ओशन की अगर सामरिक चीज और भी देखें आप
तो सामरिक चीज में क्या होता है, हमने देखना है कि थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है जी। अब थ्रेट तो यही है कि एक छत्र राज अमेरिका खत्म होगा। और नेवी का काम क्या होता है, नेवी का काम होता है कि SLOC, टू मेंटेन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनको खुला रखना है ताकि सब चीज जस की तस चलती रहे, कोई इसको रोकथाम ना रोक टोक ना कर पाए। अब सवाल ये आता है मिलके क्यों कर रहे हैं, मिलके तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन जो है पूरी दुनिया में एक खतरे का खतरे की घंटी बजा रहा है, तो पूरी दुनिया के सामने। तो ये लोग इंडियन ओशन की कंट्री मिलके काम कर रही हैं जी। अब जॉइंट एक्सरसाइज से क्या होता है, इतना बड़ा सी ओशन है, इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है, और ऑलरेडी चीन ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज कई चीजों में लिया हुआ है। उदाहरण लीजिए आप, म्यांमार में उनका बेस है, म्यांमार के साथ रिजीम के साथ बहुत उनके रिलेशंस हैं, श्रीलंका में भी उनका प्रेजेंस है, मालदीव से प्रेजेंस आ गया है। तो ईस्ट से लेके आप वेस्ट तक जाए, जिबूती में उनका बेस है, गल्फ में वो पैठ बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से वो घेरने का तरीका उन्होंने कई सालों से चीन कर रहा है। तो अभी सारी आप समझने की बात यह है कि बड़े पैमाने पे बॉर्डर पे लड़ाई आर्मी की होती है, लैंड बॉर्डर होती है, वो रहेगी, पर बड़े पैमाने में अगर दुनिया में डोमिनेट करना है तो जो सी कंट्रोल करता है वो दुनिया कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके चलते ये इसकी बड़ी अहम हो जाती है इन एक्सरसाइजेज में। क्या करें, इंटरऑपरेबिलिटी क्या है कि आप चाहे श्रीलंकन नेवी है, आप चाहे अमेरिकन नेवी है, हम कैसे इकट्ठे मिलकर अगर एक्शन लेना पड़े तो कैसे लेंगे। तो आपके प्रोसेसेस, आपके प्रोसीजर्स, आपके प्रोटोकॉल्स और आपकी ट्रेनिंग, तो हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करें तभी हम मिलके काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये, और चीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लार्जेस्ट नेवल वेपन आर्मामेंट शिप आर्माडा शिप्स उनके पास हैं, तो इनके सामने भिड़ने के मैं नेवी वाले चीन की जो नेवी है सर, उस पर मैं आता हूं। मुझे लगता है मैं बहुत डिटेल से उस पर आपसे समझूंगा, लेकिन संजीव जी, जो एक अहम पॉइंट था, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। क्वेट को लेकर मेरा बड़ा सवाल था कि एक वक्त था, आज से 2 साल पहले तक अमेरिका एक लीडर के तौर पे क्वेट को लेकर आगे बढ़ रहा था, लंबी बातचीत हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं क्वेट की मीटिंग चल रही हैं, क्वेट को लेकर उतनी चर्चा नहीं है। अमेरिका और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं और उसका इफेक्ट यह भी माना जा रहा है कि क्वेट को लेकर अब अमेरिका के अंदर वो दिलचस्पी नहीं है। आप क्या अलग एंगल से चीजों को बता पाएंगे दर्शकों को? अनम्यूट करिएगा, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। संजीव जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोलिए सर। हाँ राजेश जी, देखिए क्वाड का जो महत्व है वो यथावत है और ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार ये गहरा हो रहा है। यद्यपि कि अभी क्वाड की जो एक मीटिंग भारत में आयोजित की जाने वाली थी हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह के आसपास, वो किन्हीं कारणों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जानते हैं इलेक्शन सीजन में है और अनेक राष्ट्रों के अन्य नेताओं की अपनी जो घरेलू प्रतिबद्धताएं हैं, संभव है कि उन कारणों से ये मीटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन इसका आशय ये जरा भी नहीं है कि क्वाड का महत्व कहीं से भी कम हुआ है। क्वाड का जो महत्व है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये गहरा होगा, मजबूत होगा। और जहां तक अमेरिका और चाइना के बीच के संबंधों की आपने बात कही राजेश जी, तो उन संबंधों में कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों का एलिमेंट बना रहेगा। और अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी वार्ताएं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा और जो मेन जो बेसिक पॉइंट है वो ये है, जो कि अमेरिका विशेष रूप से जिसके ऊपर फोकस करता है, वो ये है कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन चाइना जैसे राष्ट्र के साथ बना के रखा जाए। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, ये नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। और महाशक्तियों को, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, भारत और चाइना हो, रशिया और अमेरिका हो, मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बना के हमें रखना होगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो न्यूक्लियर कंडीशन में हम रह रहे हैं और ऐसे में महाशक्तियों के बीच में अगर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नहीं है तो ये एक मिस परसेप्शन को जन्म दे सकता है और वो मिस कैलकुलेशंस को जन्म दे सकता है और ऐसे में बड़ी कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो अमेरिका और चाइना के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका आशय ये नहीं है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं या बहुत अच्छे होने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन और कोऑपरेशन लगातार बना रहेगा।
लेकिन एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बना के रखना होगा। भारत भी चाइना के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, भारत भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना के रखता है। लेकिन मिलान 24 की एक्सरसाइज के बारे में ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर राष्ट्र है और भारत ये सबसे बड़ी, जो हमारी नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, 50 देश अब इसमें शामिल हो रहे हैं और ये जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स, उसको सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, एक पॉइंट और है, मैं अब नौसेना पे ही बात करना चाहूंगा। खासकर अगर चीन की बात मैं करूं तो सबसे बड़ी थल सेना के बाद अब सबसे बड़ी नौसेना उसके पास है। 2014 में उसने अमेरिका को पास कर दिया था। कई मामलों में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है। चीन की बढ़ती ये जो ब्लू वाटर में चुनौती है, इसे भारत के लिहाज से कैसे हम देखें? और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ भारत को करने की ज़रूरत है, खासकर अपनी नेवी के ऊपर, अगर अपने चीन को काउंटर करना है तो। कैसे देखें सर, क्या चैलेंज आने वाले हैं? राजेश, इसमें कोई शक नहीं कि क्वाड के अंदर जब हम हैं, एक सदस्य हैं, तो दांत जैसे बोलते हैं ना, टीथ वेरी एसेंशियल, और उसमें जैसे कहा जाता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन भारत है, बाय इट्स लोकेशन एंड बाय इट्स प्रोफेशनल नेवी। इसके मद्देनजर धीरे धीरे करके, जिस प्रकार से हम अब इंडिजनाइजेशन को लेते हुए अपने सबमरीन भी हम भारत में बना रहे हैं, हमने देखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भारत में बनाया है, तीसरा और एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हम अभी बनाने करके, तो धीरे धीरे करके हम लोग यकीन करेंगे कि क्वाड के जो सदस्यता है, वी मीन बिजनेस, और हमारे पास इक्वल स्ट्रेंथ भी है जी। जरूर आज की तारीख में चाइना के पास नंबर्स ज्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत पीछे है, डिस्प्लेसमेंट के मामले में चीन बहुत पीछे है। नंबर्स डोंट मैटर इतना ज्यादा जितना कि सोफिस्टिकेशन, जो नेवल सोफिस्टिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, वो भारत में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। चीन को मालूम है नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 400 शिप की नेवी है तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिस्प्लेसमेंट के उदाहरण है, और जिस प्रकार से न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका की पूरे सारे ओशन में लगातार एक तरीके से सर्वेलेंस करती है, तो उसके देखते हुए चीन जानता है उसकी खामियां कहां है। लेकिन ये सोच करके कि आप देखिएगा कि पिछले 10 साल से चाहे एंटी पायरेसी रोल में चीन आया होगा, अपने रेड सी के आसपास जिबूती में उसने बेस बनाया, लेकिन मकसद उसका एंटी पायरेसी एक तरीका था, लेकिन उसने अपना दबदबा करना था। इसलिए आप देखिए कि किस प्रकार से हर हमेशा मलाका स्टेट को लेकर के चीन को शक रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ कर ना बैठे, तो उसने अपना म्यांमार के साथ मिलकर कोको आइलैंड में अपना भी एक छोटा सा बेस बना के रखा हुआ है, यकीन करने के लिए कि बीच में हम्बन टोटा में उसने अपना बना रखा है, ग्वादार में पाकिस्तान के साथ लेकर के उसने बना, तो वो यकीन करना चाहता है कि उसके जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में कोई दखल अंदाजी ना दे। उसको शक होता है कि उसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में ये सारे जो बड़े देश हैं ये सब मिल करके, और उन्हें लगता है कि भारत जो है, चीन को लगता है कि भारत एक ऐसा जबरदस्त खतरा है, और क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, इन सब के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, और एक रूल ऑफ लॉ होने के नाते ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जरूरी नहीं कि किसी देश के बरखिलाफ है, हमने यकीन करना है कि हमारे जो कंप्लीट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसके ऊपर कोई बीच में दखलंदाजी ना दे। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी चीज है, उसको लेकर के हमने सब करना है। तो चीन के पास हो सकता है, भारत धीरे धीरे करके अपने सबमरीन स्ट्रेंथ, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपने फ्रिगेट, अपने कोस्ट गार्ड, इन सबको स्ट्रेंथन कर रहा है। यकीन कर, ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें बहुत जबरदस्त खर्चा होता है, ये आसान नहीं है। तो धीरे धीरे करके यकीन करेंगे कि हम अगले 15-1 साल में उस ताकत को ले पाएंगे जो अपने आप को हमें पूरा विश्व देखेगा कि ये इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर विथ सॉलिड टीथ, यानी कि कोई भी पंगा नहीं ले सकता है भारत के साथ, आज भी नहीं और आज से 15 साल के बाद भी नहीं। ठीक है सर, लेकिन कमांडर भूषण दीवान, ये जो चीन का टारगेट है हमने कि 2040 तक जो है सबसे बड़ी नेवी के साथ सबसे बड़ी ताकत भी बनना है,
जो जिस प्रकार से चीन अपनी नौसेना में इन्वेस्ट कर रहा है, अभी भी कई वॉरशिप हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके ऊपर बीजिंग में काम चल रहा है। आखिर कुछ तो मकसद होगा सर इसका, बीजिंग का कुछ तो मकसद है जो इतना ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्या वाकई में चीन अमेरिका को रिप्लेस करना मकसद है या कुछ और भी है? बिल्कुल साफ है, अमेरिका को रिप्लेस करना उनका मकसद है। अमेरिका का जो मैंने पहले भी कहा 5 मिनट 10 मिनट पहले, जो अमेरिका का एक छत्र राज दुनिया पे रहा है उसको चैलेंज दे रहा है चीन, और उसके लिए सबसे भारी जरूरत है एक बड़ी मजबूत नेवी। और मैं जनरल कुलकर्णी ने कहा कि ये जो चाइना की जो कैपेसिटी है, नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। मैं थोड़ा इससे डिफर करूंगा। मेरी समझ में आप देखिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जी, 3 साल के अंदर नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है चीन। देखिए, अगर हमने दुश्मन को फेस करना है तो दुश्मन की स्ट्रेंथ्स भी और दुश्मन की वीकनेसेस भी हमने देखनी है। और हमको अभी हम शुरू में हैं, हम जो कर्व है लर्निंग कर्व में शुरू में है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर अगर आप देखें तो एवरीबॉडी विल एग्री कि नेवी के अंदर इंडिजिनस शिप बिल्डिंग पे काफी बहुत पहले से काम हो रहा है जी। और उस पे एक रोल मॉडल बना है और वो काफी तेजी से होना है। सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म नेवल स्ट्रेंथ का एक ही आंसर है, एक तो ये शिप बिल्डिंग, वेपन्स बिल्डिंग नंबर 1 जी, और नंबर 2 बहुत भारी बात है। हम देखें इस चीज को, देखिए सबमरीन वॉरफेयर के अंदर बहुत भारी चीज होती है टेरेन के बारे, जो अंडर वाटर सबमरीन जो ऑपरेट करती हैं, जो सबमरीन का एक प्रिंसिपल है, साउंड पे ऑपरेट करती है। हर एरिया में ऑफ बे ऑफ बंगाल के में अलग है, अरेबियन सी में अलग है, हर एरिया में जो बिहेवियर ऑफ साउंड होता है अलग होता है। ठीक है, उसको अगर मैपिंग आप करेंगे, जो मैपिंग उनकी चाइनीज वॉरशिप करती आई है अंडर द नेम गार्ब ऑफ रिसर्च शिप्स, उस पर भी हमने बहुत भारी डेटा इकट्ठा करना है और कर रहे हैं। मालदीव ने कहा हाइड्रोग्राफी डेटा बंद करें, तो ये डेटा जो है और इंटरऑपरेबिलिटी सब शिप्स ने मिलकर काम करना है। तो ये हमें काफी ग्राउंड कवर करना है जी, बहुत ग्राउंड कवर करना है हमें। ठीक है सर, मैं मेरे को जल्दी से छोटे से एक ब्रेक के लिए भी जाना होगा, लेकिन उससे पहले संजीव जी जल्दी से मैं 1 मिनट में अगर आपसे ये समझना चाहूं कि जिस प्रकार से वांगी अमेरिका की यात्रा करते हैं, जिस प्रकार से शी जिनपिंग जाके जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं और जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के रिलेशन हैं, क्या भारत को चीन पे प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका यूज तो नहीं कर रहा है और अपने संबंधों को साथ साथ मजबूत भी कर रहा है? कैसे देखेंगे आप? नहीं राजेश जी, अमेरिका जो भी चाइना के साथ वार्ता कर रहा है, यदि उनके आप बयानों को देखें, विदेश मंत्रालय के बयान हो चाहे वो व्हाइट हाउस के बयान हो, उनका जो मेन पर्पज ये है कि चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को हमें बना के रखना है, जो कि वो ब्रेक डाउन हो गया था नैन्सी पेलोसी जब विजिट उन्होंने ताइवान की थी, और उसके बाद एक संबंधों में इस तरीके के अप्रोच को रखना है कि बातचीत की प्रक्रिया चलती रहे, ये कंपटीशन, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन इत्यादि होते रहेंगे, और ये जो चाइना और अमेरिका के जो संबंध हैं वो आने वाले समय में बहुत ही इंटेंसली कंपटीशन वाले होंगे। भारत और चाइना के बीच में भी संबंध सामान्य नहीं है, लेकिन हम भारत चाइना के साथ अभी भी संवाद कर रहे हैं, और मेरा ये शुरू से रहा है, मैंने आपके चैनल पे बहुत बार इस बात को कहा है कि हमें चाइना के साथ लगातार संवाद को बना के चलने की आवश्यकता है। मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। अगर ब्रिक्स की बात करूं, एससीओ की बात करूं, G20 की बात करूं, ऐसा तो नजर नहीं आया संजीव जी, टॉप लीडरशिप में तो ऐसा नजर नहीं आया, कैसे कहेंगे आप? देखिए राजेश जी, टॉप लीडरशिप की यदि वार्ता होती है तो ये अच्छा होगा, लेकिन जिस स्तर की वार्ता अभी चल रही है, जो मिलिट्री कमांडर्स लेवल की जो वार्ता है, चाहे वो विदेश मंत्रालय की वार्ता है, वो 20 दौर की आप जानते हैं हो चुकी है, और विदेश मंत्रालय WMCC की जो वार्ता वो भी अनेक दौरों की हो चुकी है। तो जिस वार्ता का स्तर हम बना सकते हैं उतना बना के हमें चलने की आवश्यकता है, लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पे हम ना तो भारत भरोसा नहीं कर सकते, ना तो अमेरिका भरोसा करता है। संजीव जी, लगातार पीछे से कमान आ रही है, एक ब्रेक की, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे सर, क्षमा चाहूंगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बात पाकिस्तान पर जरूर करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो गया, वाकई में नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा। गोल्डी मीट
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पाकिस्तान चुनाव में पाक सेना का डर्टी गेम, किसी भी पार्टी को नहीं लेने दिया बहुमत। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएंगे सरकार, विपक्ष में बैठने को तैयार इमरान खान की पार्टी। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक चुनाव में पाक सेना का डर्टी गेम, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं लेने दिया। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएंगे सरकार, विपक्ष में बैठने को तैयार इमरान की पार्टी। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास। पाक में फिर पीएम नवाज शरीफ, बड़ा सवाल है। बिलावल भुट्टो हो सकते हैं विदेश मंत्री, बिलावल से मिले अमेरिका के राजदूत ब्लूम, ये बड़ा अहम पॉइंट है। डेविड ब्लूम जो हैं अमेरिका के राजदूत, उन्होंने बिलावल से मुलाकात की है और पाकिस्तान को चलाता अमेरिका, अल्लाह और आर्मी है, ये समझना होगा। आर्मी जो है वो शरीफ के साथ, अमेरिका बिलावल के साथ, अब अल्लाह किसके साथ होगा ये समझेंगे आगे। क्या भुट्टो बनेंगे पाक के पीएम? सेना की रणनीति पर इमरान भारी पड़े हैं, नवाज को जीत नहीं दिला सके मुनीर, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। सेटबैक है जनरल मुनीर के लिए। किसी भी पार्टी को बहुमत, सेना को खतरा था, क्या इस लिहाज से किसी को बहुमत नहीं लेने दिया गया? जिस प्रकार से 4 दिनों तक नतीजे आते रहे, ये कोई आसान खेल नहीं था। काकर बोल रहे हैं कार्यकारी प्रधानमंत्री उनके कि कोई आतंकी हमला ना हो जाए, इसलिए इतना टाइम लगा। हैरानगी की बात है। पाक को सेना ने फंसा के रख दिया, रिमोट से मुनीर सरकार को चलाना चाहते हैं। कई और सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आपके पास आऊंगा। बड़ा अहम सवाल, पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है सर, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी का जिक्र होता है। अल्लाह ने नवाज शरीफ को माफ करिए, इमरान खान की पार्टी को वोट दिया। अमेरिका का हाथ बिलावल भुट्टो के ऊपर है और आर्मी का हाथ जो है नवाज शरीफ के ऊपर है। क्या त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं तीनों ही, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी भी? सर राजेश जी, वही होगा जो मंजूर आर्मी होगा पाकिस्तान के अंदर, इसको किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज आर्मी चाहे डायरेक्ट कंट्रोल करे या फिर रिमोट कंट्रोल करे, और आज की तारीख में आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी डायरेक्ट रूल नहीं करेगा, इनडायरेक्टली इनके द्वारा कराएगा। और जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट्स को 101 सीटें जरूर मिलेंगी, इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो किसी प्रकार से किसी दूसरी पार्टी जो अब्बास की पार्टी है एमक्यू, उसके साथ अगर भी जाते हैं तो भी पार्टी बनाने में वक्त लगता है। और वो जो नॉर्मल 66 सीट्स जो हैं जिनका नॉमिनेशन होना है, वो तो जिस पार्टी को कितना मिला है उसके प्रोपोर्शनेट उनको मिलेगा। तो उसमें भी जो पीटीआई है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी तो पार्टी है ही नहीं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को दूर रखने के लिए, लेकिन ये भी सही है कि पिट्ठू कौन जीता? पिट्ठू तो जीता है इमरान खान, पर लंगड़ी टांग कौन खेल रहा है? नवाज शरीफ। और लंगड़ी टांग खेलेगा नवाज शरीफ, और खेलेगा किसके लिए? आर्मी के लिए। इसलिए तो उसको लाए हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि कौन रूल करता है, कौन रिमोट कंट्रोल में करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान जो अनएक्सपेक्टेडली जिस प्रकार से, और अगर आप देखें 24 करोड़ की आबादी, 12 करोड़ के उसमें वोटर्स हैं, 50% पॉपुलेशन वोट करने की काबिलियत है, जिसमें से 50% लोगों ने वोट किया, और उनमें से भी इमरान खान को अधिक से अधिक वोट मिले। और टक्कर कहां दे रहा है इमरान खान? पंजाब में दे रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दे रहा है, अपना इसमें बलूचिस्तान में दे रहा है, तो टक्कर दे। लेकिन पीपीपी जो अपनी भुट्टो की पार्टी है वो कहां है? सिंध में जरूर सरकार बनाएगी, बाकी जगह डेफिनेटली उनके साथ मिल करके बनाएंगे। लेकिन भुट्टो जो है, मुझे नहीं लगता है मतलब उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए भी, और नवाज शरीफ जिस प्रकार से खेल सकते हैं और भारत के साथ भी संबंध तकरीबन अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। भुट्टो परिवार का हर हमेशा एक तरीके से मैं कहूंगा कि 400 BC वाला हिसाब किताब रहा है, चाहे वो 1947 में जूनागढ़ में उसके परदादा रहे, या उसके बाद 1971 में शिमला एग्रीमेंट के बाद जिस प्रकार से उन्होंने खेल खेला, उसके बाद बेनजीर के भी देखो, और अब ये जिस प्रकार से इन्होंने जो अपने स्टेटमेंट दिए जब गोवा में थे, बिल्कुल सब दर्शाता है कि मुझे नहीं लगता है कि भुट्टो को चाहे अमेरिका जरूर, चाहे अंग्रेजी अच्छा बोलता है इसलिए हो सकता है, लेकिन वो कारण नहीं होगा।
होगा वही जो आर्मी चाहती है, और आर्मी चाहती है कि नवाज शरीफ और सबको ऐसे रखेंगे कि कोई भी किसी का नहीं चलने वाला, चलेगा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फौज का। ठीक है, लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, मैं एक और पॉइंट से चीजों को, एक अलग एंगल से चीजों को देख रहा हूं। सर ने कहा उससे मैं बहुत सहमत हूं, लेकिन अमेरिका के राजदूत का, डेविड ब्लूम का मिलना बिलावल भुट्टो से ये कोई अकस्मात नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। दूसरा, नवाज शरीफ की सर ने बात की, लेकिन नवाज शरीफ का भी इतिहास रहा है कि आर्मी के साथ उनकी कभी बनी नहीं है, और जनरल मुनीर को भी कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो जब वो कहें कि बैठ जा बैठ जा, जब कहें खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा। तो फिर बिलावल से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? कर रहे हैं आप राजेश जी, ये जो अनस्टेबल स्थिति है कि 3 स्टूल में 3 लेग्स हैं जी, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको है? अमेरिका को है। और आप देखना इस इंस्टेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा फिर से कि ये आर्मी जो चाहेगी वो नहीं होगा, अमेरिका जो चाहेगा वो होगा। और उसी के चलते वो चीन को, उनका जो CPEC कॉरिडोर वगैरह भी है, चीन को भी चेकमेट वहीं से करेगा। अभी इस इलेक्शन के बाद अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और लेने का पीरियड पे उनको मौका अवसर मिला है। तो स्थिति अभी साफ नहीं है, और नवाज शरीफ एक बड़े कंज्यूमेट पॉलिटिशियन होने के नाते वो भी बिदक सकते हैं, वो भी अमेरिका की बात सुन के उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो आर्मी का पल्ला वीक रहेगा। क्यों? कारण क्या है? और अमेरिका का स्ट्रांग रहेगा। कारण इकोनॉमी की कंडीशन बड़ी खराब है जी, और तीनों की अनसर्टेनिटी, कोई क्लियर मेजॉरिटी में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन संजीव जी, जिस प्रकार से 4 दिन लग गए, 8 तारीख को इलेक्शन होते हैं, और कहा जाता था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में नतीजे आ जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिनों तक चुनाव आयोग ही परेशान है कि हम नतीजे घोषित करें ना करें, करें ना करें। आज जब अनवर उल काकर से पूछा गया कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि नहीं, चुनाव के नतीजों में इसलिए देरी की गई ताकि कोई आतंकी हमला ना हो जाए। यानी कि जबरदस्त धांधली, क्योंकि पहले दिन जब रात के 12-1 बज रहे थे तो साफ तौर पे था कि 150 प्लस सीटों पे जो है PTI आगे निकल रही है, और उसके बाद कई सीटों पे मार्जिन को कम किया गया, कई सीटों पर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को जिताया गया। कैसे देखेंगे आप जो इतनी देरी हुई नतीजों में? राजेश जी, ये जो पाकिस्तान के जो चुनाव हुए हैं जी, में पाकिस्तान की आवाम का जो एस्पिरेशन है, जो उनकी मंशाएं हैं, वो सारे दबावों तनावों के बावजूद, सारे क्रैकडाउन के बावजूद भी वो प्रकट हुई हैं। और सारे क्रैकडाउन, स्टेट क्रैकडाउन जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के विरुद्ध आर्मी और ISI, जो कि पाकिस्तान की वास्तविक शासक है, उसने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाम को अपनी इच्छा को व्यक्त करने से नहीं रोक सके हैं। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने वीक हैं, चाहे वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, पाकिस्तान की जुडिशरी ही क्यों ना हो, अन्य संस्थान तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आर्मी और ISI उसे डिक्टेट और कंट्रोल करती है पर्दे के पीछे से। और जब कभी भी पाकिस्तान की आर्मी और ISI, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, जब कभी भी वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल नहीं कर पाते, वो पर्दे के सामने आ जाते हैं, और वो हर एक स्टंट तक जा करके वो पूरे पाकिस्तान के तंत्र पे अपना कब्जा रखते हैं, और उन्हें सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि राजेश जी, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस वीक करके रखे गए हैं, को कभी भी मजबूत होने नहीं दिया गया है। और आज का भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, जाहिर है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वो भी एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एक तरफ नवाज शरीफ का सिलेक्शन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान का इविक्शन किया गया है, उन्हें बहिष्कृत किया गया, उनकी पार्टी को डिसमेंटल इलेक्शन के पहले ही कर दिया गया, ताकि जाहिर है कि आर्मी और ISI के बारे में एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो लोकप्रियता थी वो इतनी बड़ी और विशाल थी कि उससे आर्मी और ISI भी भारी दबाव में थी। यहाँ तक कि जो आर्मी, जो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी ISI है, उसके DG को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जब केन्या में एक पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या हुई, और उस हत्या को के ऊपर जब आर्मी और ISI के ऊपर आरोप लगे, खासकर वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI के ऊपर, तो जो है DG ISI को सामने आना पड़ा
और सफाई देनी पड़ी कि हमने ऐसा नहीं किया है, और इमरान खान की उन्होंने आलोचना की थी। तो इससे ये स्पष्ट था कि जो पीटीआई और इमरान खान का आर्मी और आईएसआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इमरान खान लगातार जो है आर्मी और आईएसआई को चैलेंज कर रहे थे, और इससे आर्मी और आईएसआई पहले से ही उन्होंने ठान करके वो बैठे थे। और आप जानते हैं कि अगर व्यक्तिगत कुछ कारणों की बात करें तो जनरल मुनीर के इमरान खान के साथ संबंध बेहद तनाव वाले हैं। जनरल मुनीर कभी आईएसआई डीजी रहा करते थे, इमरान खान ने उन्हें हटा दिया था। तब से ही मुझे लगता है कि ये जो पूरी मुनीर का जो संकल्प है कि वो इमरान खान को हट के कि उनके ऊपर दुश्वारियां पैदा करेंगे, और उन्होंने चुनाव होते होते कर भी दी। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, ब्रेक के उस पार इजराइल हमास जंग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर रफा बॉर्डर के ऊपर एक बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा वो ब्रेक के बाद समझते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर एक्सपर्ट्स के पास जल्दी से। इजरायली सेना का रफा बॉर्डर पर हमला, इजराइल के हमलों से 37 लोगों की मौत। इजराइल ने अपने 2 बंधकों को भी निकाला। नेतन्याहू ने ठुकराया हमास का युद्ध विराम प्रस्ताव। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। कब खत्म होगी इजराइल हमास की जंग, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। 7 अक्टूबर से जारी है जंग, 30,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। हमास के पास 132 बंधक अभी भी हैं। युद्ध विराम को तैयार हमास, लेकिन नेतन्याहू तैयार नहीं है। 2 महीने का युद्ध विराम चाहता है हमास। नेतन्याहू के इरादों से अमेरिका भी परेशान है। क्या 2 स्टेट के लिए तैयार होगा इजराइल? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, वक्त कम है। और सीधा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं बड़ा अहम सवाल लेकर। इजराइल हमास जंग से हटकर मेरा सवाल है सर, मैं वापस पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दे पर ही सवाल पूछ रहा हूं सर। नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, या इमरान खान आ जाए, या बिलावल भुट्टो आ जाए, भारत के लिए क्या बदल सकता है? जब जिसने पाकिस्तान को चलाना है उसकी सोच तो यही है कि दुश्मनी को जिंदा रखिए और अपना खुद सरवाइव करते रहिए अच्छे से। क्या बदल सकता है सर, कोई भी आ जाए चाहे? देखिएगा, स्टेटस कोई रहेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंक को लेकर के चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत उससे हमेशा दूरी रखेगा, क्योंकि ट्रेड टॉक्स कैन नॉट गो अलोंग विद टेररिज्म, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी आए। और जब तक, इसलिए मैं कहा, फौज जो है लगातार 1947 से लेकर के आज तक उसका ही कंट्रोल चलता है, चाहे वो अयूब खान रहा या मुशर्रफ रहा है या उसके बाद अपना बाजवा रहा है और अब ये मुनीर है, जो भी है, ये पाकिस्तान जो है रिमोट कंट्रोल। और पाकिस्तान में भी फौज का जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई है, और क्रेडिबिलिटी भी काफी थी। क्रेडिबिलिटी अब फौज की गिरी है, क्योंकि जिस प्रकार से करप्शन के मामले में इनकी इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें पाकिस्तान फौज का हाथ है। तकरीबन 20 to 25 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी चलाते हैं, प्याज से लेकर के सीमेंट से लेकर के एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन, सब कुछ, सब में, चाहे वॉल्स हो, सब में पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। तो आर्थिक स्थिति को अगर उन्हें मजबूत बनाना है, आईएमएफ से लोन लेने हैं, तो हमने जैसे कहा, कह रहे हैं, बिल्कुल पैनलिस्ट ठीक कह रहे हैं, फेक डेमोक्रेसी है, तो एक तरीके से ये जो फ्रंट होगा, और वो फ्रंट नवाज शरीफ जो एक्सेप्टेबल है, एमिकेबल है, पंजाब ही काउंट करता है। 90% ऑफ पंजाब में कौन पार्टियां उभरी हैं? एक पीटीआई और एक पीएमएल-एन, यही 2 पार्टियां हैं। पीपीपी का भी है थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन, तो ये 2 बड़ी पार्टियां उभरी हैं, और इन दोनों बड़ी पार्टियों में भी किसका, पंजाब में यही करेंगे, अप्रोल करना किसने, इन्होंने। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं, जो जिनका बहुत ज्यादा वो वोटिंग पावर है, उसको देखते हुए इमरान खान इज अ थ्रेट, और उस थ्रेट को दूर रखने के लिए जरूरी है कि कम से कम नवाज शरीफ टाइप, भुट्टो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कितना भी हम लोग कर ले, भुट्टो इज नॉट द मैन, वो लाएंगे। चीन के ऊपर अगर नजर भी रखनी है तो मोर सेंसिबल पर्सन विल बी देयर, कि कम से कम स्टेबिलिटी करे। चीन को भी मंजूर, अमेरिका को भी मंजूर, भारत के मद्देनजर रखते हुए जो भी है, पर भारत को टेररिज्म और जो है टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर वो मंजूर है पाकिस्तान को, तो ही हिंदुस्तान में मंजूर है, नहीं तो कोई भी आए, भारत कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय थोड़ा सा कम होता जा रहा सर। कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इजराइल को लेकर बात करनी थी, क्या कुछ आगे हो सकता है सर? क्योंकि
जंग बहुत लंबी खिंच चुकी है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर और क्लेवर बदले नहीं है। क्या सोच रहे हैं नेतन्याहू इस वक्त? और ये बदलेगी भी नहीं, ये पक्की बात है, बदलेगी नहीं जी। अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल हमारी बात नहीं सुन रहा है। डच कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि नेदरलैंड जो है जेट के पार्ट्स दे रहा है इजराइल को, बंद कर दे। ये नूरानी बातें भी हो रही हैं जहां तक मुझे लगता है। ये इजराइल इतना स्वयंभू नहीं हो सकता है जितना बताया जा रहा है। तो असल में जब तक इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है ओवर तरीके से, कोवर्ट तरीके से, तब ये बात बढ़ती जा रही है। और ये बात बढ़ेगी नहीं जबकि होस्टेजेस की बात है, नंबर 1। और नंबर 2, हमास को पूरी तरह खत्म करने वाली बात जो ओरिजिनल एम है वो हट होके रहेगा, तभी ये काम खत्म होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन संजीव जी, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, थोड़े से नाराज भी नेतन्याहू से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नेतन्याहू के एक्शन, आईडीएफ के एक्शन जो है जारी है, 30,000 के आसपास लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन नेतन्याहू फिर भी दृढ़ संकल्प है। हमास चाहता है कि सीज फायर भी हो, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा करना इजराइल के लिए इम्पेरेटिव है, उसके लिए बेहद आवश्यक है। और मैं कहूंगा कि पूरे क्षेत्र के लिए भी ये आवश्यक है कि इन आतंकवादी संगठनों को ये स्पष्ट मैसेज दिया जाए कि यदि कोई आतंकी संगठन इजराइल के ऊपर करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो कि हमास का हुआ है। और हमास का जो अटैक का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि हमास इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो वार्ता चल रही थी, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी, जो जिसको रीजनल इंटीग्रेशन का नाम भी दिया जा रहा है, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है, उसको वो तोड़ना चाहते थे। ये जो आतंकी संगठन है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाना चाहते थे। और यदि हमास इतने बड़े हमले करने के बाद भी उसका शासन गाजा पे रह गया तो फिर ये जो हूती को, हिजबुल्लाह को, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य आतंकी संगठनों को और अल्टीमेटली ईरान को एम्बोल्डन करेगा। और इसी वजह से ये बेहद आवश्यक इजराइल के लिए है कि इजराइल हमास का खात्मा करे, और इजराइल ऐसा करने के लिए संकल्पबद्ध है। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि इजराइल को राफा पे जो वो ग्राउंड ऑफेंसिव की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो राफा है वर्तमान समय में वहां पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो मल्टीफोल्ड हो चुकी है। 1.4 मिलियन पीपल इस समय राफा में है, और राफा के माध्यम से ही जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो इजिप्ट के बॉर्डर पे चुकी है, तो वहां से आ रही है। तो राफा का जो ऑपरेशन है इजराइल को लो इंटेंसिटी, हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड और प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से ही करने होंगे। यदि वो मेजर ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे तो ऐसे में वहां पे इजराइल के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी सर। लेकिन माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर बहुत बहुत शुक्रिया, कमांडर भूषण दीवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अपने प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट में एक बड़ी अहम खबर के लिए लूंगा। दरअसल कतर से एक बड़ी खबर आज सुबह आई। जब सुबह आंख खुली तो पता चला कि जो 8 भारतीय ने फांसी की सजा सुनाई गई थी, बाद में उम्र कैद में बदला, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, वो भारत लौट आए हैं। तो ये वो भारतीय हैं जो लौटे हैं, लेकिन अब कई आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या ये पूरा मामला है और किन किन देशों में कितने भारतीय अभी भी जेल में हैं, उसको लेकर भारत सरकार क्या कुछ कर रही है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। ये तस्वीरें उन भारतीयों की जो लौटे हैं। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। 7 भारत लौट आए हैं, जासूसी का आरोप था। देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए ये सभी काम करते थे। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किए गए। इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। 45 दिन पहले मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया। प्रधानमंत्री मोदी की और कतर के शेख की जब मुलाकात हुई उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के शेख के बीच मुलाकात होती है। 6 फरवरी को भारत कतर के बीच एक एलएनजी की डील होती है और ये अरबों खरबों की डील है। एलएनजी यानी कि लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस की डील होती है। लगभग 40 से 50 साल की ये डील है और उसके बाद ये एक बड़ी खुशखबरी जो है भारत को मिलती है। ये खबर का एक पहलू है, एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस खबर पर मैंने भी कई चर्चाएं की कि अगर
भारतीयों को फांसी हो जाती है तो बहुत चिंताजनक होता। लेकिन एक खबर का दूसरा पहलू आप ये भी देख लीजिए। जब मैंने कोशिश की आंकड़े निकालने की कि कितने भारतीय जो हैं अलग अलग देशों की जेल में बंद हैं, तो कुछ आंकड़े निकल के आए। सबसे हैरानगी की बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का 6 साल पुराना रिकॉर्ड मिला। इसके बाद का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 90 देशों में आज भी 8,330 भारतीय जो हैं बंद हैं। इनमें से 55% जो है गल्फ के देशों में बंद हैं। 4,630 भारतीय जो हैं 6 खाड़ी देशों में बंद हैं। कतर की बात करें तो यहां 696 कैदी जो हैं 696 वो बंद हैं। यानी कि 8 बेशक रिहा हुए हों, लेकिन अभी भी 690 के आसपास कैदी जो हैं वो कतर की जेल में बंद हैं। और वहीं यूएई में सबसे ज्यादा 1,611 कैदी बंद हैं। और हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कल यूएई के दौरे पे होंगे तो कुछ बात वहां पर बने। और ये भी उम्मीद हम कर सकते हैं भारतीय होने के नाते कि ये जो 8,330 भारतीय कैदी जो अलग अलग जेलों में दुनिया के बंद हैं, इनके ऊपर भारत सरकार कोई ना कोई एक्शन ले रही होगी, अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये एक अच्छी खबर आई कि 8 भारतीय जो कि कतर में जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी वो आज भारत लौट आए हैं, इसके लिए सरकार को दाद देनी चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप और साथ ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एनएसए अजीत डोभाल ने कई यात्राएं कतर की और कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सुलझाना मुश्किल हो रहा था। कई पॉइंट ऐसे थे उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से सुलझाया और उसके बाद ये सहमति बन पाई और 8 भारतीय जो हैं सकुशल वापस लौट पाए। लेकिन उम्मीद 8,000 की भी है कि जल्द वो भी भारत लौट आएंगे।